हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये जो है आपके लिए मॉक टेस्ट है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के समुदाय को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, या उपर्युक्त सभी। तो आप सभी को हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपके कमेंट देखती हूँ। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो जितने भी लोग 4 कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चंस जो है आपके, इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चंस है और ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। हिंदी में कुल व्यंजन है, कितने व्यंजन हैं? 52, 33, 11 या 25? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या जो है आपकी वो 25 है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या जो है 11 है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो 33 है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है वर्णमाला में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, शब्द कहते हैं या अक्षर कहते हैं? फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जाता है और सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे, सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो शब्द है। तो 3 क्वेश्चंस है, आप इसको जो है क्लियर कर लीजिए। अगर आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तब आप क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि बताएंगे। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछे तो आप क्या बताएंगे? शब्द बताएंगे। और व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयबोधक चिन्ह, अर्धविराम, अल्पविराम या प्रश्नवाचक चिन्ह? बताइए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जहाँ पे थोड़े समय के लिए रुकना होता है वहाँ पे हम अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। जहाँ पे अल्प विराम से अधिक समय के लिए और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ पे अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्य दिया गया है, आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है।
पिता ने पुत्र से कहा डैश देर हो रही है, कौमा कब आओगे। पिता ने पुत्र से कहा योजक चिन्ह, देर हो रही है अल्प विराम, कब आओगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए पहला तो आपका गलत है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए देर हो रही है कब आओगे, अल्प विराम का चिन्ह नहीं होना चाहिए और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, यानी उद्धरण चिन्ह में होना चाहिए, तो है इसमें नहीं। पिता ने पुत्र से कहा योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह भी है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है विराम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है, साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध है। साधु बिल्कुल सही है, शून्य सही है, सांसारिक सही है, हस्तक्षेप नहीं होता है। क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। क्या होगा, हस्तक्षेप। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बताइए कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। प्रादेशिक बिल्कुल सही है, मधुर ये भी बिल्कुल सही है, व्याप्त ये भी सही है, प्रामाणिक देखिए प्रामाणिक जो है ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी कैसी होगी प्रामाणिक की, तो ये आपकी शुद्ध वर्तनी है प्रामाणिक। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो उज्ज्वल ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कवयित्री काफी पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये भी पूछा जाता है कवित्री, और वर्तनी में भी पूछा जाता है विदुषी। ये वर्तनी और लिंग दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विदुषी होगा। वर्तनी में भी पूछा जाता है विदुषी किस तरह लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी। आशीर्वाद, आशीर्वाद भी एग्जाम में पूछा जाता है, आशीर्वाद, तो ये आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। बताइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। किसका मेल, तो वर्णों का मेल। किसका, वर्णों का मेल। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं बताइए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। कौन कौन से 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, विद्ध संधि और अयादि संधि। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। बताइए कौन सा वर्ण विच्छेद जो है वह सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, देखिए ऊ है, फिर आधा दा, फिर आपका या है, फिर या में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, फिर ना है, और ना में किसकी मात्रा है, तो आ की, यहाँ पे हश्वा है। तो कौन सा ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है संग्रहालय का सही संधि विच्छेद। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या होगा, सम, धन, ग्रह,
धन आलय। अगर इसमें पूछे कौन सी संधि है तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? संक्षेप। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप गलत मत करिएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये 6 भेद होते हैं समास के। पहचानने की ट्रिक क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ कि समास को पहचानने की ट्रिक क्या है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। अगर आपको प्रथम पद उपसर्ग दिख जाए, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, आजीवन, प्रत्येक, तो इन तीनों शब्द में प्रथम पद क्या है? उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। या फिर एक ही शब्द रिपीट हो, जैसे रात रात, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अब कुछ बच्चे होंगे जो योजक चिन्ह देख के द्वंद्व समास लगा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि एक ही शब्द जो है वो रिपीट हुआ है, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगर रात दिन दिया होता है तो वहां पे द्वंद्व होगा, लेकिन यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे दिन दिन में कौन सा समास है? तो दिन दिन में आपका अव्ययी भाव समास है। कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक क्या है? तो विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, यानी विशेषता बताई जाती है। विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है कर्मधारय समास में। जैसे देव जो महान है, देव क्या है? तो देव आपका विशेष है। क्या है? विशेष है। महान क्या है? महान आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है, क्योंकि विशेषता बताई जा रही ना कि देव कैसे हैं? जो महान देव है उन, यानी महान शब्द क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? देव की बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पे देखिए आपका जो शब्द है दशानन, उससे रावण का अर्थ नहीं निकला, लेकिन इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो अर्थ निकलेगा ना, रावण दस है आनंद जिसका, अर्थात रावण। यहाँ पे अर्थ जो है वो आपका प्रधान है, तो जहाँ पे अर्थ की प्रधानता होगी वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है? कारक चिन्ह का। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। का क्या है? तो का जो है ये कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह का लोप जहाँ होगा वहां पे क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास को पहचानने की ट्रिक जो है वो क्या है? द्वि, द्वि मीन्स क्या होता है? दो, यानी प्रथम पद संख्यावाची जहाँ पे होगा वहां पे आपका द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, चौराहा यानी चार राहों का समाहार, तो चार क्या है? संख्या है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। नवग्रह यानी नौ ग्रह, नौ क्या है? संख्या ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास। नौ रात यानी नौ रात्रों का समूह, तो उसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक क्या है देख लेते हैं हम लोग। द्वंद्व समास,
तो द्वंद्व समास में दोनों पद जो है एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होते हैं? विलोम होते हैं। अगर दोनों पद एक दूसरे के विलोम है तो आप लोग वहां पे क्या लगा देंगे? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, सफेद काला, दिन रात, ये क्या है? एक दूसरे के विलोम है ना, उल्टा है ना। तो जहाँ पे एक दूसरे के विलोम शब्द, उल्टा शब्द आ जाए वहां पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देव जो महान है, यानी विशेषण विशेष का संबंध है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। आई होप कि आपका समास जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आपसे समास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना है। गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। एकत्र जो है ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इकट्ठा। इकट्ठा। उच्च क्या है? ये भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंचा हो जाएगा। अमृत, अमृत आपका क्या है? तत्सम शब्द है। गांव, गांव क्या है? तद्भव शब्द है। तो आपको तद्भव शब्द बताना था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इसका तत्सम अगर पूछे तो क्या बताएंगे? ग्राम हो जाएगा। गांव का तत्सम शब्द ग्राम होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब आप शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बना रहे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। बताइए कौन सा शब्द तद्भव है। फ्रेंड्स, आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रभु जो है ये तत्सम शब्द है। नाथ ये भी तत्सम शब्द है। त्रिकुटी, त्रिकुटी भी क्या है? तत्सम शब्द है। खेत आपका क्या है? तो खेत जो है ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो क्षेत्र होगा। खेत का तत्सम शब्द क्या होगा? क्षेत्र होगा। अल्पज्ञ का विलोम होगा। बताइए अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अवनि, सर्वज्ञ, तीक्ष्ण, अनुरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है? विरक्त होता है। अनुरक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? कुंठित होगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? कुंठित हो जाएगा। सर्वज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता हो। अल्पज्ञ यानी जिसे थोड़ा ज्ञान हो। अवनि का विलोम क्या हो जाएगा? अवनि मीन्स होता है पृथ्वी, इसका विलोम अंबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो बी ऑप्शन जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ा होगा, घोटक भी होगा। ऑप्शन नंबर 4 है, ये भी है। तरंग जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो राइट हो जाएगा। तो जितने लोग भी फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। कमल का पर्यायवाची है। बताइए कमल का पर्यायवाची क्या होगा? दिनकर, नीरज, पुष्प या अंबर। अंबर मीन्स क्या होता है? आकाश। तो अंबर का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश। पुष्प का पर्यायवाची फूल हो जाएगा। नीरज का पर्यायवाची कमल हो जाएगा। दिनकर का पर्यायवाची सूर्य। दिनकर का पर्यायवाची सूर्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रजीत, इंद्र या जितेंद्री। देखिए इंद्रजीत किसे कहते हो? जिसने इंद्र को जीत लिया हो। इंद्र कौन है? देवता देव इंद्र। तो जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। इंद्रियों यानी जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं
उसी को हम इंद्रिया कहते हैं हिंदी में। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्री। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आशुतोष कहते हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य, आग्नेय, ईशान या नैऋत्य? तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये 4 मेन दिशाएं होती हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तर और पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। और ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखिए। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो यहाँ आपका आग्नेय हो जाएगा। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? ब्राह्मण, दात, पक्षी, विदेह। देखिए, द्विज का अनेकार्थी शब्द जो है ब्राह्मण भी है, दात भी है, पक्षी भी है, लेकिन विदेह जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द, समरूप या समुच्चारित शब्द, विपर्याय या विलोम शब्द, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। कपट और कपाट का क्या अर्थ है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है। कपट और कपाट का अर्थ क्या होगा? उसने तो मेरे साथ छल कपट किया। छल कपट यानी धोखा दिया। कपट मीन्स क्या होता है? धोखा। उसने मेरे साथ कपट किया यानी धोखा दिया मुझे। कपाट, कपाट खोल दो। गांव में बोलते हैं ना कि कपाट खोल दो। कपाट यानी दरवाजा। कपाट यानी दरवाजा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कपट यानी धोखा और दरवाजा किस ऑप्शन में है? तो देखिए, यहाँ पे धोखा जो है ये गलत है। दराज दिया है, ये गलत हो जाएगा। दराज, दरवाजा दरवाजा है, लेकिन धोखा जो है ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। बलि और बलि का अर्थ है, बताइए। बलि और बलि। बलि मीन्स क्या होता है? बलिदान। बलि मीन्स बलिदान। क्या होता है? बलिदान।
और इस बलि का अर्थ क्या होता है? वीर। अब देखिए हमें एग्जाम में तो याद रहता है कि अर्थ क्या होता है, लेकिन किस बलि का क्या अर्थ होगा ये हम भूल जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए इस बलि में हश्व ई है और बलिदान में भी क्या है? हश्व ई की मात्रा है। इस बलि में देखिए दीर्घ ई की मात्रा है और वीर में भी क्या है? दीर्घ ई की मात्रा है। तो इस तरह आप इसको याद रखेंगे। चीज़ों को क्या करिए, आप लोग रिलेट कर लिया करिए, तो याद रखने में आपकी हेल्प होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर को चोट नहीं लगती लोकोक्ति या कहावत का अर्थ है, क्या अर्थ है? सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पत्थर को जोक नहीं लगती यानी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाले लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन बिल्कुल सही है। 3-13 होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, आग के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आगे नाथ न पीछे पगहा यानी बंधनहीन, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, बिल्कुल सही है ये। 3-13 होना, संगठित होना नहीं, 3-13 होना मीन्स होता है तितर बितर होना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है गलत है। एक टकसाल के ढले हैं यानी सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सही। आग के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है आपको बताना था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है कौन सा? चोट, नेत्र, निशाना या जवाब? तो देखिए इसके लिए आप क्या करिए कि हर शब्द के साथ अचूक विशेषण जो है वो लगा के देखिए किस शब्द के साथ सही आपको सुनने में लग रहा है। जिस शब्द के साथ सही सुनने में लगेगा वही आपका उत्तर होगा। अचूक चोट क्या सही लग रहा है सुनने में? नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। अचूक नेत्र, क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि अचूक नेत्र, उसके नेत्र तो अचूक है? नहीं, आपने सुना है उसका सुंदर नेत्र है, तो ये भी कट जाएगा। अचूक निशाना बिल्कुल सुना है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अचूक निशाना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? 4 ऑप्शन दिया गया है। अमीर, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। देखिए अमीर क्या है? भाववाचक संज्ञा। गरीब, गरीब भी भाव है तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मिठास, मिठास क्या है? भाव है, लेकिन समूह क्या भाव है? नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो गया। जवानी भाव है, खट्टास ये भी भाव है, लेकिन क्या पुस्तक भाव है? नहीं। गंगा भाव है? नहीं। गंगा जो है आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि एक नदी का नाम है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक क्या है? पुस्तक से पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, पुस्तक कहने से जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी आ जा रही, यानी ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका गलत हो जाएगा। रसीला क्या है? भाव है। करवाहट ये भी भाव है। बुढ़ापा ये भी क्या है? भाव। उन्नति भाव, यानी इस ऑप्शन में आपके जितने भी शब्द है सभी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए ऑप्शन नंबर 4 को भी हम लोग देख लेते हैं। धैर्य ये तो भाव है, चालाकी ये भी भाव है, उदासी ये भी भाव है, लेकिन सूर्य जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सूर्य एक है ना, एक
तो ये क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे तो आप 6 बताएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछे कुल कितने सर्वनाम है तो सर्वनामों की संख्या जो है वो 11 है। कितनी? 11। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो यह और वह शब्द जिस वाक्य में आ जाए वहां पे आप क्या लगाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे आप शब्द खुद के लिए आए और खुद शब्द आ जाए या स्वयं आ जाए, वहां पे आप क्या लगाएंगे? निजवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ पे लगाएंगे आप? जहाँ पे कोई शब्द दिख जाए, जिस वाक्य में कोई दिख जाए या फिर कुछ शब्द दिख जाए तो आप क्या लगाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे आपको कौन शब्द दिख जाए और क्या, जिस वाक्य में कौन और क्या शब्द दिख जाए वहां आप क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह शब्द है ना, तो यह क्या हो जाएगा आपका? यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, बताइए कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। देखिए अपने आप यानी आप शब्द जो आया है वो अपने लिए आया है ना, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। जिस वाक्य में जो सो आ जाए, जैसा वैसा, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विदुषी, ठठेरा, कवि, ऋषि। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताया भी है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऋषिका। क्या होगा? ऋषिका। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरिन। क्या हो जाएगा? ठठेरिन। और विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो अब आप लोग बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आई होप कि मैंने 30 क्वेश्चन से लिए थे, लेकिन आपको यहाँ से कम 100 क्वेश्चन मिल गए होंगे। आप आसानी से 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।